So in previous lecture, we started with molecular tools for studying genes and gene activity. Okay. Now we started with uh, restriction enzymes, and now we are in restriction mapping thing. Okay. So what is restriction map? तो एकदम easy अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है. कोई भी आप डीएनए ले लो. ठीक है. ओके. So this is moving on. Okay, and there is a restriction enzyme. Okay, इधर और इधर. अब दूसरे ऑर्गेनिज्म का ले लोगे. उसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रेस्ट्रिक्शन साइट सॉरी वो इधर है. ठीक है. एंड ऑब्वियसली हर ऑर्गेनिज्म का डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रहता है, पैटर्न्स रहते हैं. ठीक है. तो ये पैटर्न्स को जब हम लोग मैप करते हैं इसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन मैपिंग. ओके. सिंपल में वापस मैं बता रहा हूँ. देखो, map of Navi Mumbai would be very different from map of other districts like रायगढ़ हो गया ये हो गया. ठीक है. तो मैप हो गया ना, उसमें लैंडमार्क्स रहते हैं. वैसे ही इधर जो लैंडमार्क्स है वो रेस्ट्रिक्शन साइट्स है. राइट. रेस्ट्रिक्शन साइट है. इसके वजह से क्या होगा आपका, दिस वुड बी अ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन. ठीक है. ये जैसे फॉर एग्जांपल ये जीन 1 है और जीन 2 है. ठीक है. Gene 1 has been extracted from, like for example, E. coli, or gene 2 is obtained from Salmonella typhimurium. ठीक है. typhi. तो आप अगर रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करोगे तो रेस्ट्रिक्शन मैपिंग में क्या कर रहे हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट्स का एक्चुअल पोजीशंस देख रहे हैं या एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता वो देख रहे हैं. ठीक है. तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे इसको अलग ट्यूब में डालेंगे. ठीक है. अलग ट्यूब में डालेंगे. एंड दिस जीन वुड बी इन सेपरेट ट्यूब. ठीक है. ओके. इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग प्योरीफाइड डीएनए प्लस इसमें हम लोग डालेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. ठीक है. ओके. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डालेंगे तो क्या होगा, इधर कट्स आएगा. यस. अच्छा मुझे बताओ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के कितने टाइप के कट्स होते हैं. यस. कितने टाइप के कट्स एंड्स मिलते हैं, कोई बता सकता है? if anyone remembers it till now. Yes. चैताली, प्राची, रुचा, निशिगंधा, समीदा, मिस मोरे, शर्मिला. यस. What types of cuts? हाँ, टाइप्स ऑफ कट्स रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. Three types. हाँ, Three. 3 टाइप्स कौन से हो गए? Two types. हाँ, 2 टाइप्स. कौन से? Sticky and blunt. यस, करेक्ट, एकदम करेक्ट बोला. ओके. सो स्टिकी एंड्स में होगा, या मतलब उसको बोलते हैं स्टैगर एंड्स, या स्टैगर्ड कट में आपको स्टिकी एंड्स मिलते हैं. उसमें ओवरहैंग मिलता है 3 प्राइम या 5 प्राइम ओवरहैंग मिलता है. ओके. और दूसरा है आपका ब्लंट एंड्स. ठीक है. एकदम प्रॉपर सही बोला आपने. नाउ तो मुझे क्या मिलेगा, ये कट करके मिल जाएगा. अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मेरा डीएनए इज दिस मच. ठीक है. ओके. एंड ये वाला डीएनए है इज दिस मच. ओके. एग्जांपल दे रहा हूँ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बोला. ओके. now this is approximately 1 kbp, मतलब 1 किलो बेस पर बोला. ठीक है. दिस इज 0.5 kbp. किलो बेस पर बोलना, किलो केबीपी बोला तो केबीपी कॉलेज मत समझना. ओके. नाउ दिस इज लाइक 5 kbp. okay, it might be much more also. Okay. The 6 kbp, and this is example 7 kbp.
Okay. Now, thing is, when you will cut this restriction sites, ठीक है, तो आपको इधर क्या मिलेंगे, ये सेगमेंट्स मिलेंगे, डीएनए सेगमेंट्स। मतलब क्या होगा, मुझे ये सेगमेंट मिलेगा, एक दूसरा से फ्रैगमेंट इसका मिलेगा डीएनए का, राइट? ठीक है, ओके। तो एंड उसके बाद क्या करोगे आप, सिंपल है, आप रन करोगे इन अगारो जेल। ठीक है, अगारो जेल पे रन करोगे। ठीक है, ओके। अगारो जेल पे रन करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, इधर रेड वाले में मैंने रेड वाले का इसमें डाला, ब्लू वाले को इसमें डाला, एंड फिर इधर कंट्रोल और इधर में लैडर डाल सकते हैं। ठीक है, लैडर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज लैडर? यस, पता है व्हाट इज डीएनए लैडर? यस स्टूडेंट्स, नहीं, हाँ ना बता दो मुझे, व्हाट इज डीएनए लैडर? सुना है क्या कभी? एक मिनट, डीएनए लैडर। तो डीएनए लैडर क्या होता है, इसमें आपको मल्टीपल बैंड्स मिलते हैं और ये परफेक्ट साइज के रहते हैं। देखो इधर दिख रहा, जब आपने अगारोस पे रन किया तो उसमें क्या है, डिफरेंट डीएनए सेगमेंट्स है जो कि परफेक्ट साइज के हैं। देखो इधर दिख रहा है आपको, ये 10 किलो बेस पेयर का, ये 8 किलो बेस पेयर का, ये 6 किलो बेस पेयर का, ये 5 का है, ये 4 का है, 3 का है, 250 बेस पेयर तक का है। ठीक है, और अभी आपको हमें याद रहना चाहिए अभी तो, कि जितना बड़ा डीएनए रहेगा वो उतना पीछे रहेगा, और जितना छोटा डीएनए रहेगा वो सबसे आगे रहेगा। ठीक है, दिस इज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, समझा कि नहीं समझा अभी तक? जितना बताया कि बाउंसर जा रहा है, बता दो मुझे, यस नो, अदर्स? खाली मिस मोरे आंसर दे रही है, बाकी समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है पक्का? हम्म, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लेना, बिंदास पूछने का, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके। नाउ जस्ट बाय लुकिंग हेयर, आप बता सकते हो आपको कितने बैंड्स मिल रहे हैं इधर रेड वाले में? यस, 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, कितने मिल रहा है, 4 मिल रहा है, कितने मिल रहा है? कौन बताएगा मुझे कितने बैंड्स मिल रहे हैं रेड वाले में, और कितने बैंड्स मिल रहे हैं आपको ब्लू से, ब्लू कलर्ड जीन में कितना मिल रहा है? थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगा। यस, हाउ मेनी बैंड्स यू कैन ऑब्जर्व, यू आर बेसिकली आपको क्या समझ रहा है कि कितने बैंड्स मिलेंगे जब कट हो रहा है इन रेड? फोर कैसे रूचा, कैसे फोर कैसे? हेलो यस, सर, वो साइड के दो एंड देन बीच के एक ऊपर वाला एंड एक नीचे वाला, सो वो 4। कैसे कैसे? ये देखो मैं बताता हूँ आपको, सिंपल है। ठीक है, ये एक बैंड हो गया, ठीक है, ये दूसरा बैंड हो गया, और ये तीसरा बैंड हो गया, करेक्ट है? चौथा बैंड कहाँ से आया भाई? सर वो समझे क्या? सर नहीं नहीं समझा। अच्छा, ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, सिंपल और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ। चलो, ये वुड है, ठीक है, और आपने इधर 2 कट मारे, कितने पार्ट्स मिलेंगे आपको इसके? 3।
3। सर अब बट वो सर्कुलर था ना, तो फिर अगर 2 कॉर्नर्स चले गए तो बीच के 2 बचेंगे ना ऐसे। कौन से सर्कुलर था? ऐसे सर्कुलर अच्छा नहीं, ये देखो मैं खाली अभी डीएनए की बात कर रहा हूँ, मतलब लीनियर डीएनए की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यस इधर मैंने क्या किया, इधर कट मारा, इधर कट मारा, कितना मिलेगा अभी? 3 एक। 3। हाँ, 1 2 3। सर्कुलर रहता है ना, तो सर्कुलर में आपको कम डीएनए मिलता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, अभी समझ लो ये आपका सर्कल है। ठीक है, परफेक्ट सर्कल हो गया। और कितने कट है? एक है, दो है, तीन है। सॉरी, दो कट है। ठीक है, तो आपको कितने बैंड्स मिल रहे हैं? कितने बैंड्स मिल रहे हैं? 1 और 2। समझा क्या? एक ये बैंड हो गया। ओके, और दूसरा ये बैंड हो गया। तो आप जब सर्कुलर रहेगा ना, वो उल्टा कम मिलेगा। ठीक है। यस सर। हम्म, समझा? तो लीनियर में एंड सर्कुलर में फर्क आ जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? इधर देखो, ये एक सिंगल कट है, सिंगल रेस्ट्रिक्शन साइट है। तो एक एक कट आया। एक कट आया मतलब क्या, कैसे बोल सकते हैं? दिस इज अ लाइन, एक सिंगल कट है। ठीक है, सिंगल कट आया तो कितने बैंड्स मिलेंगे? दो बैंड्स। ठीक है, क्लियर है सबको? एवरीवन? यस यस। सर। बेसिक क्लियर हो जाना चाहिए अभी। समझ रहे? बाउंसर गया तो पता तो मुझे। यस, नो। विनीता मोरे, अब समझ में आया कि ऊपर से गया? समझा सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, चलो आगे चले। सबको समझ जाओ। खाली दो लोग आंसर करते हैं, बाकी लोग आंसर नहीं करते। सेजल और मिस मोरे ने आंसर किए। बाकी को पूछना पड़ता है क्या? फटाफट, जब मैं बोला रिप्लाई करो तो रिप्लाई करने का। मुझे समझना चाहिए ना कि तुम लोगों को अंदर आया है, नहीं समझा तो फिर मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ, और इजी लैंग्वेज में भी समझा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। ठीक है। ओके, तो होपफुली सबको समझे। यस। ठीक है, अब इधर देख लेते हैं। सो इन रेड वी गॉट 3 बैंड्स, और 3 बैंड्स का एक परफेक्ट साइज भी हम लोगों ने देखा था, 0.5 किलो बेस पे, 1 किलो बेस पे एंड 5 किलो बेस पे। तो उसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.5 सबसे आगे रहेगा क्योंकि इट इज़ लाइटेस्ट। ठीक है, उसके पीछे 1 किलो बेस पेयर करेगा, एंड उसके काफ़ी पीछे 5 किलो बेस पेयर रहेगा। ठीक है, और ब्लू वाले बैंड में क्या हुआ था कि यू गॉट 7 और 6 किलो बेस पेयर का डीएनए सेगमेंट फ्रैगमेंट्स। तो ये 6 किलो बेस पेयर का, ये 7 किलो बेस पेयर का। ठीक है, सिंपल है। तो ऑब्वियसली यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन, जब लैडर आप इधर रखोगे 10, 9 8, ओके, 7 6 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको करस्पॉन्ड करोगे। हाँ कि बाबा ये सेम लाइन में है। ओके, ये सेम लाइन में, तो ये आपका 5 किलो बेस पेयर का। ये सेम लाइन में है तो ये 6 किलो बेस पेयर का। ये सेम लाइन में है तो ये 7 किलो बेस पेयर का। ठीक है, तो ऐसे आप कंपैरेटिव एनालिसिस करोगे विद योर लैडर। तो इसको डीएनए लैडर बोला जाता है। ठीक है, इसमें मिक्सचर ऑफ स्टैंडर्ड साइज डीएनए रहता है। इतना समझ लो, स्टैंडर्ड साइज डीएनए रहता है। तो जब आप कभी भी अगारो जेल रन करोगे और लैडर रखा है, तो आपको रेफरेंसिंग के लिए बहुत इजी पड़ जाता है। आपको समझ जाता है कि आपका जो टारगेट डीएनए है वो, उसका साइज कितना है, वो इम्पोर्टेंट है। यस, गेटिंग इट? तो इससे फटाफट आपको समझ जाएगा कि हाँ, मेरा
ये मेरा टारगेट जीन ये है और इसका साइज इतना है, तो यू कैन फोकस ऑन दिस। ठीक है, ओके। सो ऐसे आपको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करके मिल जाएगा। ओके, डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन मैपिंग करके मिल जाएगा। ओके, मैपिंग में एक चीज और पता चल रही है कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल है कि नहीं वो भी पता चल रहा है, और कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए अवेलेबल है वो भी इम्पोर्टेंट। देखो दो चीज है, रेस्ट्रिक्शन साइट अवेलेबल है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, कितने फ्रैगमेंट्स जनरेट हुए। ठीक है, कितने फ्रैगमेंट्स जनरेट हुए। ओके, एंड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सॉरी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उधर कट कर सकता है कि नहीं कर सकता वो डिपेंड करता है। ठीक है, सो ये क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब कितना प्रेजेंट है कि नहीं है ये पता चल जाए। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकता है कि नहीं कर सकता वो उसके लिए पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन साइट है कि नहीं है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम फॉर सॉरी रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल है कि नहीं है फॉर अ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंड अगर रेस्ट्रिक्शन साइट्स है तो कितने हैं, कितने मल्टीपल रिपीट्स में हो सकते हैं, है ना। ओके, एंड हम लोगों ने इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने बताया था ना कि जो रेस्ट्रिक्शन साइट है उसका एक प्रोबेबिलिटी रेशियो है कि कितना बड़ा रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा, वो फॉर्मूला ऐसा आता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बड़ा रेस्ट्रिक्शन साइट रहेगा उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी रिपीटेशन की। ठीक है, रिपीट होने की। ओके, होपफुली इट इज क्लियर। यस एवरीवन, चलो आगे चलते। ओके, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लोनिंग। तो क्लोनिंग इज नथिंग बट मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ योर टारगेट जीन। ठीक है, वापस मैं बोल रहा हूँ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ योर टारगेट जीन। ठीक है, अभी अब ये है आपका जो क्लोनिंग जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज वे ओल्डर देन पीसीआर। ठीक है, ध्यान से सुनो, क्लोनिंग जो प्रोसेस है वो आपका टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट को उसके मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने के काम आता है, मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज। ठीक है, ओके। नाउ पीसीआर बीइंग यूज्ड, पीसीआर पीसीआर यूज करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट का मल्टीपल कॉपीज जनरेट करने के लिए। इसका फायदा ये है कि इट इज हाईली इफिशिएंट एंड इट टेक्स लेस देन 2 to 3 hours टू एम्पलीफाई योर टारगेट जीन। ठीक है, 2 hours में हो जाता है। अगर मैं क्लोनिंग एज अ पूरा इन स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखूं, इट विल टेक 7 days, मिनिमम 7 days। ठीक है, क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट से लेके एंड तक करने के लिए। बट पीसीआर अगर मेरे पास सेम चीज़ है और मैं पीसीआर कर रहा हूँ तो पीसीआर में मुझे 2 to 3 hours लगेगा मैक्स टू मैक्स। ठीक है, समझ रहे। तो ये कंपैरेटिव डिफरेंस है, बट थिंग इज कि क्लोनिंग इज स्टिल बीइंग यूज्ड। क्यों, उसके भी कुछ एडवांटेजेस है एंड उसका यूसेज भी अलग हो सकता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू पीसीआर। ठीक है, अभी हम क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट एज इन नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में ही आता है, बट इट हैज़ अदर एप्लीकेशंस आल्सो। ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर हो गया, या आपको क्लोनिंग में ऑर्गेनिज्म के क्लोन करना है, बहुत सारी चीज़ें। तो ये बेसिस बन जाता है। ठीक है, अब क्लोनिंग में 3-4 चीज़ें की बहुत ज़रूरत है। क्या क्लोनिंग में क्या क्या ज़रूरत है, इधर आ जाते हैं हम लोग लेफ्ट साइड में, राइट साइड में सॉरी।
तो इसमें आ जाते हैं हम लोग को क्लोनिंग में तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्या क्या है? एक तो हमारा टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके, फिर दूसरा है वेक्टर, और तीसरा है ऑर्गेनिज्म, आई थिंक, है ना? ऑर्गेनिज्म है ना? ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसमें देखो, जीन ऑफ इंटरेस्ट, मुझे कौन सी जीन पे काम करना है, जैसे P53 जीन हो गए, या जैक स्टैट का कोई हो गया, या रास प्रोटीन हो गया, रास प्रोटीन के जीन्स हो गए, जो भी है, कौन से भी जीन्स होने दो, या इंसुलिन जीन्स होने दो। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन, इंसुलिन का रोल क्या? यस, कोई बता सकता है? व्हाट इज इंसुलिन बीइंग यूज्ड? इंसुलिन का रोल क्या है? यस, इंसुलिन किसके लिए यूज करते हैं ह्यूमंस? हेलो, एम आई स्टिल ऑडिबल? हेलो स्टूडेंट्स, यस, मेंटेन, ओके, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल, ठीक है, बढ़िया, ओके। नाउ, तो जीन ऑफ इंटरेस्ट मेरा कौन सा भी हो सकता है, इट डिपेंड्स ऑन रिसर्चर्स इंटरेस्ट, आपके ऊपर रहेगा। फिर वेक्टर किसके ऊपर होता है? वेक्टर, वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर इज नथिंग योर, जो आपका टारगेट जीन को कैरी करेगा, ठीक है, वेक्टर। तो वेक्टर आपके क्या हो गए? प्लाज्मिड्स हो गए, ओके, कॉस्मिड्स हो गया, पाजमेड हो गया, ठीक है, पाजमेड्स हो गए। फिर बहुत सारी चीज़ें इसमें, पाज हो गया, बैक हो गया, यैक हो गया, ठीक है। क्या होता है बैक और यैक? सुना है आप लोगों ने? ये क्या है? बैक और यैक क्या है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Bacterial artificial हाँ, chromosome यस सर, मत। and bacterial artificial यस, chromosome. और यैक, YAC, हम्म, और कोई बोलना Yeast चाहता है? artificial यैक, व्हाट? chromosome. Artificial chromosome. यस, करेक्ट। तो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, तो क्यों बोला यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम? Because yeast का chromosome हम लोग यूज करते artificially. नहीं, यीस्ट का क्रोमोसोम यूज नहीं कर रहे। कुछ और आंसर? यस, कोई बता सकता है? यस, चैताली, रुचा। देखो, थिंग इज कि इनकी कैरिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। देखो, अगर आप प्लाज्मिड का देखोगे तो कितना कैरिंग कैपेसिटी है, 1 किलो बेस पेयर से लेके, या 200 बेस पेयर से लेके, इट कैन गो अप टू 10 किलो बेस पेयर, ठीक है। 10 किलो बेस पेयर इज मतलब 10,000 बेस पेयर के। कॉस्मिड्स कितना लेके जाएगा? 45 किलो बेस पेयर, मतलब 45,000 बेस पेयर तक लेके जाएगा, ठीक है। फाजमेड भी करीबन 20 किलो बेस पेयर है। अभी अगर हम लोग बैक देखते हैं ना, बैक इज अराउंड 300 किलो बेस पेयर तक जा सकता है, उससे ज़्यादा 1 MB तक जा सकता है, मतलब 1 लाख बेस पेयर तक जा सकता है, नहीं, 10 लाख बेस पेयर तक जा सकता है, 10 लाख। तो 1 MB इज नथिंग बट 1 मेगा बेस पेयर इज इक्वल टू 1000 किलो बेस पेयर। और तुमको पता है कि 1 किलो बेस पेयर इज 1 KBP इज इक्वल टू 1000 बेस पेयर। तो इसमें 1000 इंटू 1000 कर दूं मैं, तो इतने बेस पेयर इज 1 MB, ठीक है। तो 10 लाख बेस पेयर हो जाता है, ओके। एंड यैक इज अराउंड, इसकी कैरिंग कैपेसिटी इज 3 MB तक है, ठीक है, 3 MB तक है, 30 लाख बेस पेयर, मतलब बहुत ज़्यादा।
तो ये दोनों इतने बड़े हैं, इट इज इक्विवेलेंट टू अ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जितने बड़े, दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, इसको बैक्टीरिया में हैंडल किया जा सकता है, इसको यीस्ट में ही हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, मतलब यीस्ट में ही ग्रो किया जा सकता है। एंड थिंग इज कि ये इतने बड़े हैं कि इनके कॉपी नंबर्स आर वेरी लो। कॉपी नंबर इज लाइक 1 और 2 मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने इन प्रीवियस लेक्चर बताया था कि जितना साइज ऑफ वेक्टर इज बिग, उतने कॉपी नंबर उसके रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, जितना छोटा रहेगा उतना ज़्यादा, जितना साइज कम रहेगा उतना वेक्टर का हो सकता है कि वेक्टर का कॉपी नंबर ज़्यादा हो। तो इधर जैसे बैक और यैक है, इट इज साइजेस इतना बिग है कि ये क्रोमोसोम जैसे ही बिहेव करता है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। क्लियर है? यस एवरीवन, समझा ये? यस सर। हम्म, चले आगे। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ये देख लिया क्लोनिंग क्या होता है, फिर वेक्टर्स कौन से होते हैं, फिर इंसर्ट। इंसर्ट मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है या क्लोन हो सकता है। क्लोन मतलब मैंने इसका एक का कॉपी बनाया तो उसको मैं इंसर्ट कर सकता हूँ। और क्लोन मुझे पीसीआर से भी मिल सकता है या आरटीपीसीआर से भी मिल सकता है। आरटीपीसीआर आपको पता है रियल टाइम पीसीआर होता है। ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर हो सकता है। तो मैं बेसिकली एमआरएनए को डीएनए में सीडीएनए में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और ये सीडीएनए को मैं इंसर्ट कर दूंगा इनटू मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मैं आरटीपीसीआर क्यों यूटिलाइज कर रहा हूँ? आरटीपीसीआर क्यों यूटिलाइज कर रहा हूँ? आरटीपीसीआर, तो ये मेरा क्या होगा, जब मैं एमआरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जब भी मुझे, मैं क्या कर सकता हूँ, ये सीडीएनए को मैं एक्सप्रेशन वेक्टर में डालूंगा। क्या एक्सप्रेशन वेक्टर मतलब मुझे प्रोटीन चाहिए इससे। ठीक है, एक्सप्रेशन वेक्टर में क्या होगा, ज़्यादा फर्क नहीं है नॉर्मल और एक्सप्रेशन वेक्टर में। इसमें एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रमोटर एंड ऑपरेटर रहेगा। ठीक है, एंड टर्मिनेटर रीजन्स नहीं, ये मेन है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज प्रमोटर ऑपरेटर, ओके, एंड देयर आर टर्मिनेशन रीजन्स। इसमें फॉरन आप कौन सा भी क्लोन डालो, ठीक है, कौन सा भी जीन ऑफ इंटरेस्ट डालो, सीडीएनए डालो, वो एक्सप्रेस कर देगा पूरा का पूरा। ठीक है, दिस इज एक्सप्रेशन वेक्टर। मतलब एक्सप्रेस मतलब उसका एमआरएनए जनरेट करेगा, एमआरएनए से प्रोटीन जनरेट होगा। ठीक है, तो मेरा इधर एक्सप्रेशन वेक्टर से प्रोटीन जनरेट करना है इस टारगेट, ना कि मुझे कॉपी नंबर बढ़ाना। ठीक है, ओके। ओके, कभी भी जब भी मुझे क्लोनिंग करना है तो मुझे दो चीज़ों का याद रखना है कि मुझे जो मेरा वेक्टर है, ठीक है, एंड मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी है, उसको मुझे दोनों को सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट करना पड़ेगा। क्यों? कोई बता सकता? एम आई स्टिल ऑडिबल? यस एवरीवन? यस धनश्री? मैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम और वेक्टर को दोनों, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सॉरी, वेक्टर को एंड जीन ऑफ इंटरेस्ट को, जो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्यों कट करूंगा? डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट क्यों नहीं कर सकता? यस, यस, कोई आंसर देगा? मिस मोरे, चैताली, सेजल, रुचा, समीदा, रक्षा, स्नेहल, प्राची,
कौन आंसर देने वाला? सेजल, सलोनी, कौन देने वाला आंसर? प्रिया, यस, एम आई स्टिल ऑडिबल एवरीवन? Yes, sir. ओके, ठीक है। सर सेम एंजाइम से करते तो जो ओवरहैंग्स या कट्स मिलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो उन्हें जॉइन होने में इजी होता है। यस, करेक्ट आंसर, एकदम करेक्ट आंसर, राइट। तो जब भी आप कोई भी डीएनए को कट करोगे, राइट, है ना, तो मुझे जैसे अभी मुझे स्टिकी एंड्स चाहिए इधर इधर, क्योंकि मुझे क्लोनिंग करना है, तो आई विल प्रेफर स्टिकी एंड्स, या मेरे को स्टैगर्ड कट मिले, ठीक है। तो क्या मिलेगा मुझे इधर? स्टैगर्ड कट मिलेगा, और इसमें कोई एटीसी जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है। मुझे ऐसे इन ओवरहैंग्स में इन सीक्वेंसेस मिलेंगे। तो अगर मैं ये सीक्वेंस के बीच में मुझे जीन ऑफ इंटरेस्ट डालना है, तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट में भी सेम ओवरहैंग्स मिलने चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग्स मिलने चाहिए, ठीक है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री ओवरहैंग मिलेगा तब जाके मेरा जो क्या बोलेंगे, इंसर्शन रहेगा, ठीक है, वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सो एक डायग्राम से मैं बता देता हूँ इसको, एक मिनट। ठीक है, तो ये मेरा वेक्टर है। ओके, मैंने लीनियर बनाया, अभी इधर आगे बनाया नहीं है, एंड मैं उसको कट कर रहा हूँ, ठीक है। तो कट करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा, ठीक है। कट करने के बाद मुझे ऐसा मिलेगा। ओके, अभी मुझे फॉरेन डीएनए डालना है, तो फॉरेन डीएनए को मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। थिंग इज, ये फॉरेन डीएनए का सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया रहेगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा। ये वाला जो पार्ट है, इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट करेगा, ये भी कॉम्प्लीमेंट करेगा। अगर मैंने दोनों को डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया रहता, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता इधर। ओके, ओके, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मिलता इधर। ओके, ये नहीं ये मिलता, तो फिर इधर जुड़ता ही नहीं, जुड़ेगा ही नहीं। ओके, इंटीग्रेट नहीं होगा बेसिकली, ठीक है। सो इधर प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, तो दैट्स वाई सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना जरूरी। ओके, नाउ इन इंसर्शन ऑफ, ध्यान से सुनो, इंसर्शन ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट विद इन द वेक्टर, वापस में बोल रहा हूँ, इंसर्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट विद इन द वेक्टर इज कॉल्ड एज लाइगेशन। क्या बोलेंगे? टेक्निकल वर्ड क्या है? लाइगेशन, ठीक है, समझा ये? इंसर्शन ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट विद इन द वेक्टर इज कॉल्ड एज लाइगेशन, एकदम सिंपल है। ये समझ रहा है? ऊपर से जा रहा है, बाउंसर गया क्या? लाइगेशन क्या होता है? आप फॉरेन डीएनए को वेक्टर के अंदर डाल रहे हैं, या प्लाज्मिड के अंदर डाल रहे हैं, या जो भी है, बैक यैक के अंदर डाल रहे हैं, उसको लाइगेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर जब मेरा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जनरेट हो जाता है, या रिकॉम्बिनेंट वेक्टर जनरेट हो जाता है, रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या हो गया? सी वेक्टर हो गया, और इधर मेरा ये फॉरेन डीएनए आ गया, ठीक है, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं ऑर्गेनिज्म के अंदर डालूंगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर डालूंगा। तो इसको क्या बोलते हैं, ये स्टेप को? ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप लोगों ने सेम 5 या सेम 6 में पढ़ा रहेगा, टीवाई के ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इधर मैं हीट शॉक देता हूँ, इसके वजह से जो प्लाज्मिड है अंदर जा सकता है, ठीक है, सेल के अंदर। होपफुली दिस इज क्लियर, यस नो बता दो मुझे। यस सर। यस एवरीवन, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इधर
ठीक है। और जो सेल्स those cells which are which readily uptake foreign DNA or plasmids is called as competent cells. तो सेल्स ऐसे रेडी नहीं होते नेचुरली, देयर आर वेरी फ्यू सेल्स विच आर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है, बैसिलस हो गया या कुछ हो गया, बट ई कोलाई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, नेचुरल फॉर्म में नहीं करता है। तो इसको सेल्स को इंजीनियर किया जाता है ताकि वो फॉरेन डीएनए को ले सके अंदर, ठीक है। ओके, नाउ अभी क्या है, आप फॉरेन डीएनए अपने अंदर डाल दिया, बट उसका डिटेक्शन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। डिटेक्शन कैसे करेंगे? ब्लू वाइट स्क्रीनिंग आपने सुना रहेगा, लैक्जेट का रहेगा, या वाइट रेड स्क्रीनिंग जो कि यीस्ट में रहता है, या ग्रीन फ्लोरोसेंट प्रोटीन जो आपने क्या बोलते हैं ग्रीन फ्लोरेसेंस का जीन डाला है, या लैक्जेट जी रेड स्क्रीनिंग, इसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज इनसे प्रोड्यूस होता है। तो ये वर्क करते हैं बाय इंसर्शन इनएक्टिवेशन के थ्रू। इंसर्शन इनएक्टिवेशन होपफुली हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए। इंसर्शन इनएक्टिवेशन आपको पता रहेगा, यस। इंसर्शन इनएक्टिवेशन इसमें होता क्या है, एक बार देख लेते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज अ वेक्टर, ओके, और ये इधर है आपका मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स, ठीक है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट या पॉलीलिंकर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसमें आपका इसमें बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन साइट्स, ठीक है। और ये आपका एक्चुअली हो सकता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक जैसे फॉर एग्जांपल इट इज अ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर मैंने फॉरेन डीएनए डाल दिया, ठीक है, फॉरेन डीएनए डाल, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एडिशन म्यूटेशन हो जाएगा, ओके। जैसे ये डीएनए था और इसके अंदर मैंने फॉरेन जीन डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, ये एंजाइम का फंक्शन, ये जीन का फंक्शन बंद हो जाएगा क्योंकि इधर कोई दूसरा डीएनए जा चुका है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं इंसर्शन इनएक्टिवेशन। किसका इंसर्शन हो रहा है? फॉरेन डीएनए का। जब इंसर्ट कर रहा है तो ये जो प्रेजेंट जीन है वो क्या हो रहा है, इनएक्टिवेट हो रही है, ओके। तो इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर, यस, नो, Yes, sir. यस एवरीवन। बाकी लोग, यस, बाकी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट इज वेक्टर। व्हाट इज वेक्टर? वेक्टर क्या है आपका? आइडियल वेक्टर के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होने चाहिए, ओके, और फट से बोलना चाहिए अगर किसी ने भी पूछा तो। पहला है ओराई, दूसरा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स या पॉलीलिंकर, एंड तीसरा है मार्कर। ये 3 मेन चीज है जो कि वेक्टर, इंजीनियर्ड वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो ओराई मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्या होता है कि जो आपने प्लाज्मिड्स को इसके इकोलाई के अंदर डाला, ये जो भी वेक्टर के जो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला, थिंग इज कि जो प्लाज्मिड है या जो भी है, इट शुड रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि जब ऑर्गेनिज्म अपना डीएनए डुप्लीकेट कर रहा होगा तभी वो प्लाज्मिड भी डुप्लीकेट होगा, ऐसा नहीं, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन। तो कभी भी बीच में कोई भी लाइफ साइकिल चल रहा होगा, कौन से भी स्टेजेस का लाइफ साइकिल रहेगा ऑर्गेनिज्म का, तो जो ओरिजिन है वो कभी भी, अगर ओरिजिन है, ओराई है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो कभी भी प्लाज्मिड रेप्लिकेट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। दूसरा है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब इसमें मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स अवेलेबल है, ठीक है। और ये मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन साइट्स आर अवेलेबल इन ऑन मार्कर्स। तो जैसे मैंने बताया था कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स है, तो ये जो है दिस इज अ मार्कर, जिससे मैं मार्क कर सकता हूँ ऑर्गेनिज्म को, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है,
कि वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव है, ठीक है। तो जैसे ही फॉरेन डीएनए अंदर गया इधर, तो क्या हो गया, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट से टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन चुका है, ठीक है। फॉरेन डीएनए अंदर जाने के बाद ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट से टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव बन चुका है, क्योंकि फॉरेन डीएनए आपका जीन के अंदर गया, उसने जीन के फंक्शन को डिसरप्ट कर दिया, ठीक है। तो जीन बंद हो गया, तो इधर जीन का रोल क्या था, एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस देना। अब वो चला गया, जो प्रॉपर्टी वो निकल गई, बंद हो गई, वो ऑर्गेनिज्म की जगह वापस टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो गया, ठीक है। होपफुली दिस इज क्लियर। यस, so one of the marker is LAC-Z, okay, which produces beta galactosidase। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसिडेज का रोल क्या है? यस, कौन बताएगा? बीटा गैलेक्टोसिडेज लैकोपेरोन पढ़ा है ना आप लोगों ने? व्हाट इज द रोल ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज? यस, यस भावना। यस सर। बीटा गैलेक्टोसिडेज का रोल क्या है? यस, बीटा गैलेक्टोसिडेज करता क्या है? धनश्री, सामिया, स्नेहल, शर्मिला, कौन बताएगा? क्या रोल है? तो बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या है? बेसिकली आपका लैक्टोज तोड़ता है या लैक्टोज को डिग्रेड करता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है। ये याद होना चाहिए आप लोगों को, लैकोपेरोन में आपने पढ़ा था, ठीक है। तो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ठीक है। तो ये बीटा गैलेक्टोसिडेज होता है, ठीक है। बीटा गैल का ये रोल है, ठीक है। अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लैक्टोज प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो लैक्टोज प्रोवाइड नहीं कर रहे तो लैक्टोज की जगह कुछ होना चाहिए। तो लैक्टोज का जो एनालॉग है, स्ट्रक्चरल एनालॉग, वो है एक्स गैल। क्या है? एक्स गैल। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखो। आर्टिफिशियल सबस्ट्रेट है, लैक्टोज के जगह यूटिलाइज किया जाता है, इसको बोलते हैं एक्स गैल। एक्स गैल का हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म रखा है। फुल फॉर्म क्या है? 5 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इंडोइल बीटा डी गैलेक्टोपाइरिनोसिडेज। ये फुल फॉर्म के लिए आ सकता है आपको पूछने के लिए, ठीक है। एंड इधर मैंने लिखा डार्क कंडीशन। डार्क कंडीशन क्यों लिखा है? डार्क कंडीशन बिकॉज एक्स गैल इज सेंसिटिव टू लाइट, ठीक है। वो अगर लाइट के प्रेजेंस में रहेगा तो वो अपने आप सेल्फ डिग्रेड हो जाता है, तो आपको फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है, ठीक है। इसलिए जो जब भी एक्स गैल है तो उसको डार्क कंडीशंस में ही रखना पड़ता है, एंड आपको डार्क कंडीशन में ही रहना पड़ता है। नेक्स्ट है, अभी देखो लैक्टोज अवेलेबल नहीं है तो एलो लैक्टोज भी जनरेट नहीं होता। एलो लैक्टोज इज अ पॉजिटिव इंड्यूसर, ठीक है, पॉजिटिव मॉलिक्यूल जो कि एक लैक्टोपेरन को इनिशिएट करता है, ठीक है, या रिप्रेशन निकाल देता है। तो इधर एलो लैक्टोज नहीं है, इधर है आर्टिफिशियल इंड्यूसर यूज करना पड़ेगा, विच इज आईपीटीजी। उसका फुल फॉर्म है आइसोप्रोपाइल थायोगैलेक्टोसिडेज गैलेक्टोसाइड, ठीक है। ये आर्टिफिशियल इंड्यूसर है क्योंकि हम लोग लैक्टोज यूटिलाइज नहीं कर रहे, ठीक है। इधर जैसे मैंने पहले बताया था इंसर्शन इनएक्टिवेशन होता है, ओके। इंसर्ट हो गया फॉरेन डीएनए। अभी जो अगर हम लोग इधर देखेंगे ना, किधर है, एक मिनट, हाँ, ओके। सो इधर 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 देख लेते। तो इधर और इधर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इधर ये ऐसा आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट आके बैठ गया, बट थिंग इज देर आर स्टिल गैप्स रिमेनिंग। इधर गैप है, इधर गैप है, इधर गैप है, इधर गैप है। तो गैप फिल करने के लिए, गैप एज इन न्यूक्लियोटाइड का गैप नहीं है, देर इज अ बॉन्ड का गैप,
और कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट एक लीनियर, जैसे जी हो गया उसके बाद ए हो गया, तो ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एक ही से इसमें, दे आर लिंक्ड बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो मैं ये गैप जो बचा है वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की कमी है। तो इधर आता है लाइगेज एंजाइम या डीएनए लाइगेज, ठीक है, और वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। तो इधर हम लोग दो टाइप के डीएनए लाइगेज यूज कर सकते हैं, एक तो T4 डीएनए लाइगेज यूज कर सकते हैं, या दूसरा है ई कोलाई का डीएनए लाइगेज, ठीक है। समझ रहे हो, यस नो, काउंसर जा रहा है क्या? ये बेसिक्स है, मेरे को 2 मिनट में उड़ाना चाहिए था, बट आपको समझाने के लिए मुझे 1 आवर के ऊपर हो चुके। यस, हेलो स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? समझ रहा है सबको? यस एवरीवन? ठीक है, नेक्स्ट है रेशियो। यस, नेक्स्ट है रेशियो। So vector insert ratio. So what is that vector insert ratio? Okay. So ये समझाने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं इतना रिड्यूस किया है। Now, what is vector insert ratio? Basically, there is DNA of interest or gene of interest, okay, and there is vector, okay, vector. यह vector में भी plasma, ठीक है। Now what happens is दिस प्लाज्मिड कैन री अनिल मतलब क्या, ध्यान से देखो। जब प्लाज्मिड को हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, राइट, तो कट करने के बाद इसके पास एबिलिटी है कि ये वापस इतना गैप आया तो गैप में अपने को फॉरेन डीएनए डालना रहता है, ठीक है, फॉरेन डीएनए जा सकता है, ठीक है। बट इंस्टेड ये क्या होता है कि इंस्टेड ये वेक्टर, बिकॉज रिएक्शन बहुत स्पीड में होता है, तो ये वापस अपने आप जुड़ जाता है। तो इसको बोलते हैं री अनिलिंग, ठीक है। अनिलिंग मतलब जोड़ना, तो री अनिलिंग मतलब हम लोगों ने कट किया था और वापस वो जोड़ रहा है, इसलिए इसको इधर री अनिलिंग वर्ड, टेक्निकल वर्ड यूज किया गया। नाउ व्हाट हैपेंस इज, if for example if the ratio is 1:1, मतलब मेरा एक वेक्टर के पीछे एक मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, तो थिंग इज कि probability of re-annealing would be very very high, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि हो सकता है कि जब हम लोग मिक्स करते होंगे तो क्या हो जाएगा, वेक्टर अलग रहेगा एंड योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इन अदर पोजीशन। तो इससे क्या होता है, यूनिफॉर्म स्प्रेड नहीं किया तो फिर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रीअनिलिंग इज वेरी वेरी हाई। ओके, सो टू प्रिवेंट इट द रिसर्चर्स ने काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट किया एंड दे सेड कि 1:3 का रेशियो इज बेस्ट। नाउ व्हाट इज 1:3 का रेशियो, वन क्वांटिटी ऑफ वेक्टर, फॉर एवरी वन वेक्टर देर आर 3 जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक वेक्टर के पीछे 3 जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे तब जाके एक इंसर्ट मिल जाएगा आपको, सक्सेसफुल इंसर्ट, ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं चाहिए अपने को, रीएनिलिंग वाला नहीं चाहिए वेक्टर, वी वांट वेक्टर कंटेनिंग अवर टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, टारगेट जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐसा आना चाहिए, ना कि ऐसा आना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरा वेक्टर एक है तो उसके पीछे ऐसे 3 जीन ऑफ इंटरेस्ट रहने चाहिए, ताकि अगर एक नहीं जाया तो दूसरा जाएगा, अगर दूसरा भी नहीं गया तो तीसरा जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी रहती है। तो 1:3 इज अ वेरी गुड रेशियो, जिससे आपको सक्सेसफुली ज़्यादा क्वांटिटी में आपको लाइगेट करके मिल जाए आपके सारे जीन ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो लाइगेशन मतलब क्या, इंसर्शन ऑफ योर टारगेट जीन इनटू वेक्टर, ठीक है। Now there is some problem called as chimera. So yes students, आपको पता है what is chimera? Yes, what is chimera?
ये समझो वेक्टर इंसर्ट रेशियो समझा सबको? यस नो बता दो मुझे स्टूडेंट्स, एम आई स्टिल ऑडिबल? समझ रहे? यस एवरीवन? ओके ओके, सो व्हाट इज काइमेरा? नेक्स्ट, तो काइमेरा इधर आते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। एंड थिंग इज मैंने इधर दिखाया ना ये वेक्टर के अंदर एक 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 आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो व्हाट हैपेंस इन काइमेरिक डीएनए, लाइक दिस इज योर वेक्टर और आपका इंटेंडेड कितना था? एक जीन जाना चाहिए, राइट? एक आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जाना चाहिए, राइट? बट इंस्टेड आपका दो चला गया है या तीन वेक्टर गया, तो सॉरी तीन जीन ऑफ इंटरेस्ट चला गया या दो चला गया। तो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस वाज नॉट रिक्वायर्ड, खाली एक ही डीएनए अंदर जाना चाहिए था, बट इंस्टेड दो या तीन चला गया या उससे भी ज्यादा होता। दिस इज कॉल्ड एज काइमेरिक काइमेरा। ठीक है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर लेना एक बार, कीमेरा नहीं है, काइमेरा है, ठीक है? ओके, तो काइमेरिक डीएनए बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन परफेक्टली आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, ठीक है? देन दिस इज काइमेरिक डीएनए, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है? ये भी अवॉइडेबल है, इसको अवॉइड करना पड़ता है, ठीक है? होपफुली एवरीवन समझा सबको? यस, व्हाट इज काइमेरा? यस, नो? Okay. Now next is, okay, thank you. So next process is transformation. So what is transformation? इसमें thing is in this process we are basically, एक मिनट इधर दिखाया था मैंने, इधर है, जस्ट सेकंड ना। ओके, नहीं नहीं रहेगा तो फिर आई विल ड्रॉ। ओके, so basically now this is your cloning vector and this is your gene of interest, ठीक है? और आप अभी क्या कर रहे हो, ये इसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। ट्रांसफॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन? यू आर बेसिकली पुटिंग दिस रिकॉम्बिनेंट, नाउ करेक्टली एक बार सुन लो, टेक्निकल वर्ड क्या है? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड वेक्टर बोल सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर कंटेनिंग आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर, ठीक है? टेक्निकल वर्ड्स, वी आर यूजिंग टेक्निकल वर्ड्स नाउ। If you are inserting this recombinant vector inside a cell, okay, inside a cell, this process is called as transformation, okay? Transformation. Hopefully everyone remembers Griffith experiment of 1928, ठीक है? Yes, sir. 1928 में, यस, तो जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ था, उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट रन किया था, ठीक है? देखिए देयर आर कितने, चार स्टूडेंट्स नहीं दिख रहे मेरे को अभी? यस, किधर गए? ओके, ठीक है, तो बेसिकली योर जीन ऑफ, ये पूरा का पूरा वेक्टर कंटेनिंग जीन ऑफ इंटरेस्ट जब मैं सेल के अंदर लेके आता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है? सेल के अंदर इंसर्ट कर देता हूँ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट हैपेंस इन दिस, कैसे करते हैं, कैसे, हाउ वुड यू कैरी आउट दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? कैसे कैरी आउट करते हैं, किसी को आइडिया? यस, कौन बताएगा? यस, हाउ वुड यू
परफॉर्म दिस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली इधर आ जाते हैं हम लोग। दो मेथड है, एक तो है कैल्शियम क्लोराइड मेथड है एंड दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को कैल्शियम क्लोराइड से कोट कर देते हैं। अच्छा मुझे बताओ डीएनए का चार्ज क्या है, ओवरऑल चार्ज ऑफ डीएनए और न्यूक्लिक एसिड, कौन बताएगा ओवरऑल चार्ज ऑफ न्यूक्लिक एसिड? आता है, पता है, फॉस्फेट बैकबोन है तो नेगेटिव चार्ज रहता है। ठीक है, ओके, नाउ सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड योर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज आल्सो, जिसमें वेक्टर के साथ आ रहा है, वो भी नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज रिपेल होंगे या अट्रैक्ट होंगे, कौन बताएगा? रिपेल। रिपेल होगा। यस। हाँ, अभी इसको न्यूट्रलाइज कैसे करोगे? कैल्शियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, कैल्शियम विल, इट इज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या कर देगा, इधर इधर आके बैठ जाएगा। ठीक है, सेल को सराउंड कर देगा, तो बेसिकली इट विल प्रोवाइड पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट हो जाएंगे एंड जो आपका डीएनए है इट वुड बी एकदम क्लोज कांटेक्ट में रहेगा विद योर सेल। ठीक है, एंड अगर डीएनए छोटा है तो वो डायरेक्टली वाया ट्रांसपोर्टर मैकेनिज्म अंदर आ जाएगा, और एल्स आई कैन गिव अ हीट शॉक। क्या बोल रहा हूँ, वापस मैं बोल रहा हूँ, आई कैन गिव ऑर्गेनिज्म ए हीट शॉक, हीट शॉक। ठीक है, तो मैं 42 डिग्रीज पे लेके जाता हूँ ऑर्गेनिज्म को फॉर 2 मिनट्स, और ये प्रूवन टेक्नोलॉजी है, 42 डिग्रीज फॉर 2 मिनट्स। इसमें क्या होता है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म में छेद बन जाएगा, लिपिड बाइलेयर रहता है ना, तो उसमें आपका छेद बन जाएगा, और ये इतना बड़ा छेद रहेगा कि इसमें से फॉरेन डीएनए ये अंदर आ जाए, या वेक्टर पूरा का पूरा इंसर्ट हो जाए, कितना भी बड़ा वेक्टर होना। ठीक है, तो इधर मैंने दिया हीट शॉक फॉर 42 मिनट्स, 42 डिग्री सॉरी, फॉर 2 मिनट्स, एंड उसके बाद मैंने फटाक से उसको कोल्ड में रखा, आइस बात में रखा, कोल्ड कोल्ड। ठीक है, आइस बात में रखा, आइस। तो इट इज इक्विवेलेंट टू, जैसे आप लोग फेशियल करवाते कि नहीं करवाते, तो उसमें आप स्टीम लेते, तो स्टीमिंग में क्या होता है, स्टीम क्यों लेते हैं? यस, कोई बता सकता है? तो जो आपका जो स्टीम जब लेते हो, तो स्टीम क्या होता है, इट इज़ 100 डिग्रीज का स्टीम रहता है। ठीक है, टेम्परेचर वो आपका क्या करता है, बेसिकली आपके जो पोर्स क्लीन करने के लिए रहता है ना स्टीमिंग, तो वो जो पोर्स रहते हैं वो खुल जाता है। ठीक है, एट 100 डिग्रीज, तो क्या होता है, पोर्स ओपन हो जाते हैं एंड जितना भी आपको अंदर कचरा जो जमा है वो निकाल देता है। ठीक है, आफ्टर डैट अगर आपने वो आइस नहीं लगाया ना, आइस लगाता ना फेस में आफ्टर स्टीमिंग, अगर आइस नहीं लगाया तो क्या होगा, तो वो पोर्स ओपन का ओपन ही रह जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आइस रखा जाता है, आइस लगाते हैं आफ्टर टेकिंग योर स्टीम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, सेम थिंग है कि हम लोगों ने हीट शॉक दिया। ठीक है, 42 डिग्रीज फॉर 2 मिनट्स, और इधर इतना पोर ओपन हो गया कि डी कितना भी बड़ा डीएनए हो वो अंदर चले जाएगा। उसके बाद 42 मिनट्स के बाद फटाक से उसको मैंने आइस के अंदर डाल दिया, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा जो पोर है वो वापस क्लोज हो जाएगा, क्योंकि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है तो इजीली रिपेयर हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, लाइक वाइज ये था हीट शॉक के था। दूसरा हम लोग इलेक्ट्रोपोरेशन भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोपोरेशन, मतलब ये वर्ड देखो, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके मैं पोर क्रिएट कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन। वापस मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिक शॉक
तरीके में पोर जनरेट कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोपोरेशन। ठीक है, तो इधर मैं ऐसा नहीं कि मैं 10 मिनट के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दूंगा, आई विल गिव इलेक्ट्रिक शॉक फॉर माइक्रो सेकेंड। मैं माइक्रो सेकेंड की भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ माइक्रो सेकेंड्स की, मतलब 1 माइक्रो सेकेंड, 10 माइक्रो सेकेंड्स, मतलब इट इज सेकेंड्स को भी मैं 1000 टाइम्स डिवाइड कर रहा हूँ। तो उतना, खाली उतने लेवल पे मैं बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करके मिली वोल्ट्स में मैं शॉक दूंगा एंड मिली सेकेंड्स के लिए ही रखूंगा। ठीक है, तो उतने सेकेंड्स के लिए या माइक्रो सेकेंड जो भी है, मिली सेकेंड्स में मैं उसको शॉक दूंगा एंड देन जो पोर क्रिएट होगा फटक से डीएनए अंदर जाएगा एंड मुझे मेरा ट्रांसफॉर्मेशन करके मिल जाएगा सक्सेसफुली। उसके बाद भी मुझे ऑब्वियसली आइस में रखना पड़ेगा क्योंकि पोर जनरेट है। ओके, इतना समझ में आया? यस नो बता दो मुझे, बाउंसर गया है क्या? बाउंसर गया किसी को समझ में आया? बाउंसर जा रहा है बाकी लोगों को? नो सर। हम्म, ओके, नाउ इफिशिएंसी का क्वेश्चन मार्क है इधर। इफिशिएंसी कितना इफिशिएंट है? तो बेसिकली इलेक्ट्रोपोरेशन इज मोर एफिशिएंट। इसका जो कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट है उसका एफिशिएंसी इज 25%, मतलब बाकी 75% हीट शॉक की वजह से ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं। ठीक है, एंड 25% इज सक्सेस रेशियो। दूसरा इलेक्ट्रोपोरेशन, इसमें 30 to 35% का सक्सेस रेशियो, बाकी ऑर्गेनिज्म मारे जाते हैं बाई इलेक्ट्रिक शॉक ट्रीटमेंट, है ना। तो इसमें 30 to 35% का सक्सेस रेशियो। अच्छा, ऐसा भी है कि देर इज अ रेशियो ऑफ 95 to 100%, इसमें सक्सेस रेशियो इज 100%। और वो कौन सा है बता सकते हो? ऐसा टेक्निक जिसमें मुझे फॉरेन डीएनए मुझे इंसर्ट करके मिल जाए सेल के अंदर और उसका रेशियो, सक्सेस रेशियो इज 100%। कौन सा मेथड हो सकता है? एनी आइडिया? आई गेस रिकॉम्बिनेशन। नहीं, मैं देखो मैं क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को फॉरेन डीएनए सेल के अंदर डालना है। रिकॉम्बिनेशन इज नॉट, इट इज वेरी वेरी, सक्सेस रेशियो इसका 1% से भी कम है। हम्म, तो इधर आ जाता है आपका वायरल वेक्टर्स, वायरसेस के बारे में आ जाता है। ठीक है, वायरसेस और 100% जो वायरस रहता है वो है HIV। इफ आई एम यूजिंग यूकैरियोटिक सेल्स, HIV will give me a 100% efficiency, and HIV को यूज करते हैं एज अ वायरल वेक्टर। इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन लाइक जेनेटिक फील्ड और आपको रिसर्च भी जेनेटिक्स में करना है, तो अगर वायरोलॉजी लैब में काम करोगे तो यू विल डेफिनेटली हैंडल HIV वायरस। इट इज यूटिलाइज एज अ वेक्टर। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर। तो इफिशिएंसी के भी बारे में बात कर लिया मैंने। ठीक है, अच्छा इसमें देखो ये बहुत काफ़ी अच्छा डायग्राम, मतलब टेबल है, इसमें दिखा रखा है प्लाज्मिड उसके फीचर के हाई कॉपी नंबर प्रोड्यूस कर सकता है, उसको फिजिकली आइसोलेट करना पड़ता है। डीएनए लिमिट उसका 10 किलो बेस पर का साइज लिमिट है। 5 वेक्टर्स हो गए, तो वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, यूकैरियोट्स को तो इन्फेक्ट नहीं करते, राइट। तो यूकैरियोट्स के लिए वायरस HIV आ जाता है। ये 5 पैकिंग की वजह से इनमें डीएनए रहता है और ये 20 किलो बेस पर मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी है। कॉस्मेट्स क्या होते हैं, ये इसमें भी हाई कॉपी नंबर रहता है और ये 5 पैकेजिंग के थ्रू ट्रांसफ़र होते हैं। इनका
कैरिंग कैपेसिटी इज मच लार्ज, 48 किलो बेस पेयर का कैरी कर सकते हैं। ठीक है, बैक मैंने जैसे बताया 300 किलो बेस पेयर का कैरी कर सकता है। ये एफ प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड आप लोगों ने सुना रहेगा कॉन्जुकेशन में, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, उसके उसके एज अ कंस्ट्रक्शन उससे एफ प्लाज्मिड से बनाया गया। ओके, फिजिकल उसको निकालना पड़ता है। याक मोर देन 1 MB मेगा बेस पेयर, इसमें ओरिजिन रहता है, सेंट्रोमियर रहते हैं, टेलोमियर भी रहता है। ये इंपॉर्टेंट है सेंट्रोमियर, क्योंकि ये एज अ क्रोमोसोम काम कर रहा है एंड यूकैरियोट्स में मियोटिक एंड माइटोटिक इवेंट्स रहते हैं, तो सेंट्रोमियर का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो याक एक्ट एज अ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। टेलोमियर रहते हैं, एंड्स रहते हैं, क्योंकि लीनियर डीएनए है। ठीक है, तो टेलोमियर रहेगा। ठीक है, तो ये याक है। ठीक है, तो इसमें रेस्ट्रिक्शन क्लोनिंग साइट है, सेंट्रोमियर है, यीस्ट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, यीस्ट सेलेक्टेबल मार्कर है, और इसको मेंटेन किया जाता है इन इसको, जैसे अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो इसको बैक्टीरिया में चेंजेस किए जाते हैं। तो बैक्टीरिया में बैक्टीरियल मार्कर्स है, बैक्टीरियल ओराई है, और टेलोमियर भी है बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल ये रेस्ट्रिक्शन सेट उसके लिए। ठीक है, तो इसमें जो याक है इट हैज़ बोथ ओराई फॉर यीस्ट एंड ओराई फॉर बैक्टीरिया ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों में काम कर सकते हैं। तो ये शटल वेक्टर का काम कर सकता है। होपफुली समझ रहे, यस नो? ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था एक्सप्रेशन वेक्टर का, उसमें मेरा प्रोमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, खाली उसमें ORF डालने की जरूरत है, या ओपन रीडिंग फ्रेम। ओके, इसमें वेरिएंट्स ऑफ फ्लोरेसेंट डाइज यूज कर सकते हैं, ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन्स, येलो फ्लोरेसेंट, सायन एंड ब्लू। ठीक है, ये सब यूज कर सकते हैं। और इसमें देखो प्रमोटर प्लस इनहेंसर से ज़्यादा क्वांटिटी में मुझे लाइट इमिट करके मिलता है। प्रमोटर रहेगा तो ज़्यादा लाइट मिलेगा, प्रमोटर प्लस इनहेंसर रहेगा तो और ज़्यादा लाइट मिलेगा। वेक्टर अकेला रहेगा या इसका कंट्रोल रहेगा तो उसमें बहुत कम लाइट मिलेगा। ठीक है, तो ल्यूसिफरेस जो है वो फायरफ्लाई से आइसोलेट किया गया। ये आप लोगों ने टी बाई केमिस्ट्री में पढ़ा, और ये सारे फ्लोरेसेंट डाइज है। ये ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन है इधर। ठीक है, तो आई के जीन में ये ग्रीन फ्लोरेसेंट जीन इंसर्ट किया गया। ठीक है, तो जब भी यूवी लाइट मारोगे तब ये इसका जो आँख आई का कलर है वो ग्रीन फ्लोरेस करेगा। और ये लैक्जेड जीन है जो कि ब्लू कलर देता है। ठीक है, ये स्पाइन में डाला गया है, जिधर जिधर न्यूरॉन्स है उधर ये ज़्यादा एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, नर्वस सिस्टम जिधर है, तो इससे पता चल गया कि नर्वस सिस्टम इधर है पूरा। ठीक है ना, ये this we will cover in next lecture. Now thank you for listening this lecture. I will be stopping.